अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बुक 1 चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास सोडियम मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है। इसको वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करें जो कि लिक्विड स्टेट में है तो ये रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करके दोबारा वाटर और सोडियम मेटल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस आपस में ऐसे कंबाइन होते हैं कि उनमें कोई केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज आने से मुराद ये है कि कोई ऐसी नई चीज़ बन जाती है जो पहले वाली मिलने वाली चीज़ों से मुख्तलिफ होती है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन सच ए वे दैट ए केमिकल चेंज अकर इन देम। केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि सब्सटेंसेस इस तरह मिलें कि कोई नई चीज़ बन जाए। जैसा कि यहाँ पे सोडियम एक एलिमेंट है, वाटर एक कंपाउंड है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस नई तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और इनके रिएक्शन से जो नई सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम स्टूडेंट क्या बताएंगे? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन सच ए वे दैट ए केमिकल चेंज अकर इन देम। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कास्टिक सोडा एंड हाइड्रोजन गैस। दो सब्सटेंसेस which react during a chemical reaction are called reactants and those substances which are formed by the reaction of reactants are called as products। केमिकल रिएक्शन की स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल और एक होते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 1 और वाटर के मोल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2। अगर मैस की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैस 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मैस 32 ग्राम और वाटर का मैस 36 ग्राम। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स गिवन हैं इन्हें हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। जब रिएक्टेंट की स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो इसमें देखें कोई फर्दर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, यानी कि वाटर जो है ये आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं लेकिन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सकें, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब अगर देखें वाटर को अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट करना चाहते हैं तो देखें हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है तो फिर ये थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस की स्टूडेंट सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे कि दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सच रिएक्शंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्स डायरेक्शन मीन्स प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर को अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हाई टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को आप सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी टेल की तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और हेड की तरफ क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। बात की समझ लगी स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में
कन्वर्ट हो सकते हैं। वो वाला रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उन्हें आप फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और वो वाला रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं उसे आप रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहे होते हैं और ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है आयरन की मौजूदगी में हाई प्रेशर और टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो अमोनिया बनता है। तो इसमें अगर ये रिएक्शन एक क्लोज वेसल में हो तो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। तो ऐसे रिएक्शंस जो साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहे हों और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहे हों उन्हें आप रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? दोज रिएक्शंस which occurs forward and reverse direction simultaneously are called as reversible reactions. They are represented by double arrow. Upper arrow represents forward reaction and lower arrow represent reverse reaction. For example, this is the ammonia synthesis by the reaction of nitrogen and hydrogen. Nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia and ammonia decompose into nitrogen and hydrogen simultaneously. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन डिफरेंशिएट इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, इस तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी एग्जाम्पल, इसके रिप्रेजेंटेशन एक एरो से और इसकी डबल एरो से। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट ये मैंने एक MD कैट का MCQ लिखा है कि विच वन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम गिवन रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस इक्वेशन से, इस रिएक्शन से हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर 1 एक्चुअल यील्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मोल्स रिएक्शन रिलेशंस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है? तो एक्चुअल यील्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोल्स रिलेशन, ये सारे स्टाइकियोमेट्री के ही टॉपिक्स हैं, लिहाजा इस रिएक्शन के ऊपर ये कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसके ऊपर सिर्फ हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ही डिस्कस कर सकते हैं, लिहाजा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चार्ली होगा, कि हम इस रिएक्शन से सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही डील कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मोल रिलेशंस को डिस्कस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये इनकी किस्मत में होता है, इनकी फेट होती है कि ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट को गेन कर लेते हैं। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे रिएक्शन स्टॉप हुआ है। बेसिकली रिएक्शन जो है उसने इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन कर लिया है। ठीक हो गया? तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या? कि ये एक ऐसी स्टेट है जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट जिस पर दो अपोजिंग रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उस स्टेट को आप क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा, कंडीशन और स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, या फिर आप कह सकते हैं द स्टेट और कंडीशन ऑफ रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया? उसे आप क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास A और B गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और C और D भी गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही A और B रिएक्ट करते हैं तो A और B की कंसंट्रेशन कॉन्टीन्यूअली डिक्रीज़ करती है और इक्विलिब्रियम पर आकर फिक्स हो जाती है, जबकि C और D की कंसंट्रेशन कॉन्टीन्यूअली इंक्रीज़ होती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को हम ग्राफ की मदद से भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लोग टाइम है और वाई एक्सिस के लोग क्या है? कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है,
और एक स्पेसिफिक टाइम पे देखें तो दोनों की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो गई है। तो वो वाला टाइम जहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, उस टाइम को आप बेटे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं। बात की समझ लग गई। अब इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही एस्टेब्लिश होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रिलेटिव कंपोजिशंस हैं या अमाउंट्स हैं वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल स्टेट्स भी कांस्टेंट रहती हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम चाहे आप रिवर्स डायरेक्शन से रिएक्शन को स्टार्ट करें या फॉरवर्ड से, केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि रिएक्शन स्टॉप भी हो सकता है और रिएक्शन डायनामिक भी हो सकता है। तो इसका मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्या रहता है? स्टॉप हो जाता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट किया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जो है वो डायनामिक नेचर का होता है। सेकंड स्टूडेंट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम भी हो सकती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा भी हो सकती है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर रहेगी, बराबर भी हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये भी शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट पॉसिबिलिटीज़ एट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप बताएंगे कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ये रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, यानी कि वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ MCQs जो आज के लेक्चर से रिलेटेड है। देखें जी, सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अभी मैंने डिस्कस किया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल भी हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम भी हो सकती है। तो लिहाजा इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज सूटेबल एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन रिलेशंस एट इक्विलिब्रियम फॉर ए गिवन रिएक्शन। कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप क्या बनता है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखें तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 3 और 1 4, और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर स्टूडेंट क्या बनेगा? बीटा यहाँ पे बेस्ट आंसर बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट विच वन इज़ सूटेबल ग्राफ फॉर गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें इस रिएक्शन का बेस्ट ग्राफ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 1 2 और 1 3, और प्रोडक्ट के 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर ग्राफ क्या बनेगा? इस पहले ग्राफ में अगर देखें तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है, लिहाजा अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर बीटा में देखें तो इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, जबकि चार्ली में क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कम है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ इसका नहीं बनता, लिहाजा इसका बेस्ट आंसर फिर क्या बनेगा? यहाँ पे बेस्ट आंसर बीटा बनेगा कि बीटा वाला ग्राफ जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन को जो कि रिवर्सिबल है। बात की समझ लगी। इस टॉपिक में स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिफरेंशिएट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और थर्ड राइट पॉसिबल कंडीशंस एस्टैब्लिश एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है आज के लेक्चर की? आज को उम्मीद आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।